दोस्तों नमस्कार। आज मैं शुरू करने वाला हूँ एक बेहतरीन वेब सीरीज को जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसका नाम है 1992। इसमें हम एक सीरियल किलर को देखेंगे जिसका कत्ल करने का अंदाज बिल्कुल जुदा है। वो लोगों को फायर गन से जलाकर मारता है और हर मर्डर के बाद लाश के पास छोड़ जाता है एक टॉय। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम रिची नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार में सो रहा होता है। तभी एक धमाके की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वो अपनी कार लेकर धमाके वाली जगह पे जाता है और लोगों से पूछता है क्या कोई अंदर रह गया है। तो एक आदमी बोलता है हाँ शायद अंदर कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं। रिची भागकर अंदर जाता है। सब तरफ धुआं होता है तो देखता है वहाँ 2 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लगभग वो जल चुकी थी, लेकिन उनमें से एक को पहचान लेता है। वो उसका दोस्त अल्बारो की डेड बॉडी थी। वहीं वो देखता है अल्बारो की वाइफ जिसका नाम एम्पारो है वो बेहोश होती है। रिची उसे उठाता है और लेकर बाहर आता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची अब पुलिस स्टेशन में होता है और वहाँ के पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। तो पूछता है कि आखिर तुम वहाँ क्या कर रहे थे, और मैंने सुना कि तुमने एम्पारो को जलती हुई बिल्डिंग से बाहर निकाला था। तो रिची बोलता है मैं एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी चलाता हूँ और मेरे लोग उस एरिया की देखभाल करते हैं, और ऐसे एम्पारो का हस्बैंड अल्बारो मेरा जिगरी दोस्त था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची अगले दिन अल्बारो के फ्यूनरल में शामिल होता है। जब उसकी मुलाकात एम्पारो से होती है तो उससे बोलता है अल्बारो की मौत का मुझे बहुत ही दुख है। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि एम्पारो रिची को नहीं पहचान पाती। वो अपने बेटे से पूछती है क्या तुम इसे जानते हो। तो उसका बेटा बताता है हाँ ये डैड के फ्रेंड है और इन्होंने ही आपको जलती बिल्डिंग से बाहर निकाला था। अब एम्पारो वहाँ बैठी होती है और कल की हुई घटना के बारे में सोचती है और सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं एम्पारो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर जाती है और वहीं वो लगातार अपने हस्बैंड से फोन पे बात कर रही थी। तो उसका हस्बैंड अल्बारो बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं बाहर आता हूँ। बगल की बिल्डिंग में आग लग गई है और जिसकी वजह से यह काफी धुआं भर गया है। लेकिन तभी एकाएक जबरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं एम्पारो की कार हवा में उड़ती हुई दूर जाकर गिरती है। जब एम्पारो अपने कार से बाहर आती है तो देखती है एक आदमी जो काले कलर का ड्रेस पहना होता है और उसके पीठ पर एक बैग होता है। वो उसके बगल से गुजरता है। अब एम्पारो बिल्डिंग के अंदर जाती है तो देखती है उसका हस्बैंड मारा जा चुका था और उसकी बॉडी लगभग जल चुकी थी। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं रिची अब फ्यूनरल से वापस जा रहा होता है। तभी उसे एम्पारो बुलाती है और बोलती है कि मेरा बेटा बता रहा था कि आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। तो रिची बोलता है काश मैं अपने दोस्त की भी जान बचा पाता। तो एम्पारो पूछती है कि मुझे बाहर निकालते हुए कुछ तुमने अजीब नोटिस किया। तो रिची बोलता है अजीब क्या मतलब। तो एम्पारो पूछती है मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। अब एम्पारो रिची को लेकर बगल के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि उस धमाके में एक बड़ा आदमी भी मारा गया था और जहाँ हर तरफ उसी की बातें हो रही थी। एम्पारो को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उस हादसे में उसके हस्बैंड की भी मौत हुई थी जिसका जिक्र किसी न्यूज चैनल ने अभी तक नहीं किया। अब एम्पारो रिची से बोलती है कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने कुछ नोटिस किया। सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, लेकिन मैंने वहाँ एक और डेड बॉडी देखी जो पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में मैंने एक टॉय देखा जो बिल्कुल ही नया था। अब तुम ही बताओ एक जली हुई लाश के पास कोई टॉय रखने क्यों जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एक हादसा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरा आदमी उसे कोई मारना चाहता था और उसकी वजह से मेरा हस्बैंड मारा गया। तो रिची पूछता है क्या ये बात तुमने पुलिस वालों को बताई। तो एम्पारो बोलती है वो मेरी बात सुनी नहीं रहे, उन्हें लगता है कि एक हादसा है। फिर एम्पारो पूछती है कि तुम पहले पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम किया करते थे, क्या तुम मेरे लिए कुछ पता लगा सकते हो। तो रिची बोलता है ठीक है मैं अपनी तरफ से पता लगाता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस किलर को देखते हैं जिसका पूरा शरीर कपड़े से ढका होता है, और वहीं दूसरी तरफ हम रिची को देखते हैं वो एक दुकान में कुछ खाने के सामान लेने जाता है। तभी उसकी नजर एक क्रू टॉय पर पड़ती है। रिची वो टॉय खरीद लेता है, अपने घर जाता है और बैठकर ड्रिंक करने लगता है और अपना लैपटॉप ऑन करता है और उस पे वर्कर सेल के बारे में पता करता है। तो उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें वो देखता है कि वर्कर सेल ने
1992 में उस खिलौने के जैसे डिजाइन वाले एक टी शर्ट का एक्सपो रखा था। अब हम देखते हैं रात में रिची अपने दोस्तों के साथ डिनर करने गया होता है। उसके सारे दोस्त पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि पहले रिची भी इन्हीं के टीम का मेंबर था, वो भी एक पुलिस वाला ही था। डिनर के दौरान वो लोग उसी धमाके की बात करते हैं, तो रिची बोलता है उस धमाके में मेरा एक दोस्त भी मारा गया है। तो रिची का पुलिस कमिश्नर दोस्त उसको बोलता है कि उस धमाके में जो मारा गया ये वही है ना जिसने 90s में कुछ कत्ल किए थे। तो रिची बोलता है हाँ, उसका नाम वॉलकार्सल है, लेकिन उसके साथ मेरे दोस्त अल्बारो की भी उसी धमाके में मौत हुई। तो रिची बोलता है एक और बात है, मेरे दोस्त की बीबी ने वॉलकार्सल के हाथ में एक टॉय देखा था जो बिल्कुल ही साफ सुथरा था, बिल्कुल नया का नया, और जबकि वॉलकार्सल का पूरा शरीर जल चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो टॉय बाद में रखा गया हो। तो रिची अपने पुलिस कमिश्नर दोस्त से बोलता है कि क्या तू मुझे वो रिपोर्ट दे सकता है। तो उसका कमिश्नर दोस्त मना कर देता है और बोलता है कि उस समय वहाँ चारों तरफ धुआं होगा और ऐसे में ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। तो रिची उससे दोबारा पूछता है कि तू मुझे रिपोर्ट देगा या नहीं। तो कमिश्नर मना कर देता है। रिची नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एम्पायरो को देखते हैं, वो अपने घर में लेटी होती है, तभी उसके सामने वही क्रोटॉय का ड्रेस पहने कोई खड़ा होता है और फिर एकाएक उसके अंदर आग लग जाती है। एम्पायरो जोर से चीखती है और हम देखते हैं उसकी नींद खुल जाती है, वो सपना देख रही थी। तो एम्पायरो अपने कपड़े पैक करती है और अपनी माँ के घर चली जाती है, क्योंकि इस घर में उसके हस्बैंड की बहुत सारी यादें थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन एम्पायरो एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाती है और अपने हस्बैंड के पसंद की चीजें खरीदती है। लेकिन जब वो बिलिंग काउंटर पे पहुंचती है तो रोने लगती है और सारा सामान वहीं छोड़कर चली जाती है। तभी उसकी नजर रिची पर जाती है। वो देखती है रिची किसी दुकान के सामने सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा होता है और रिची के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम यहीं पर जॉब करते हो। तो बोलता है अरे नहीं, मेरे एक फ्रेंड का बेटा बीमार हो गया था तो उसकी जगह पर आज मैं यहाँ आया हूँ। अब एम्पायरो रिची से पूछती है कि क्या तुमने अपने दोस्तों से बात की। तो रिची बोलता है हाँ मैंने बात की, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो एम्पायरो बोलती है क्या कुछ भी नहीं हो सकता। वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। तो रिची उसे रोकता है और बोलता है 2 घंटे बाद मेरी शिफ्ट खत्म होगी, तब हम बैठकर डिनर कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिची को देखते हैं। वो घटना वाली जगह पर जाता है और चुपके से वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को गिराता है और उसके अंदर से मेमोरी कार्ड को निकाल लेता है और फिर उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और उस जगह को चेक करता है जहाँ वॉलकार्सल की डेड बॉडी मिली थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम रिची को देखते हैं। वो एम्पायरो के घर जाता है और अपने साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी ले जाता है डिनर के लिए। अब डिनर के दौरान एम्पायरो बोलती है कि वो अपने हस्बैंड अल्बारो को भूल नहीं पा रही है। तो वही रिची बोलता है कि आपके हस्बैंड का मेरी जिंदगी में आना सचमुच मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो एम्पायरो पूछती है तुम दोनों कैसे मिले थे। रिची बोलता है वो एक इत्तेफाक की बात थी, लेकिन उसने मेरा तब साथ दिया जब मैं जिंदगी में अकेला पड़ गया था। रिची बोलता है जब मैं अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था और निराश हो गया था, उस समय आपके हस्बैंड ने मेरा साथ दिया। फिर एम्पायरो बोलती है कि मैं रात में सो नहीं पा रही हूँ। जब मैं सोती हूँ तो मेरे हस्बैंड का वो जला हुआ चेहरा मेरे सामने आता है और मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं अल्बारो के कातिलों का पता नहीं लगा लेती। तो रिची बोलता है वॉलकार्सल को पहले मारा गया, उसके बाद विस्फोट हुआ। मुझे लगता है कि अल्बारो की मौत बस एक हादसा है और शायद वॉलकार्सल को पेट्रोल से जलाया गया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। मैं इसके लिए एक्सपर्ट की मदद लूंगा। अब दूसरे दिन रिची दोबारा अपने पुलिस कमिश्नर दोस्त से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उससे बोलता है मुझे उस केस की रिपोर्ट फाइल चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है तुम्हारे मोबाइल पर PDF भेज भी दिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एक हादसा था। तो रिची बोलता है तुम्हें एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए। जहाँ वॉलकार्सल की डेड बॉडी पड़ी थी उस एरिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे वहाँ बिजली गिरी हो, सारा एरिया जलकर काला पड़ गया है। और कमिश्नर बताता है कि मेरे लोगों को वहाँ कोई टॉय नहीं मिला और मेरे हिसाब से ये तो बस एक एक्सीडेंट था। और वो बोलता है कि दोबारा इस केस को लेकर मुझे परेशान मत करना। जब रिची रास्ते में होता है तो देखता है एक कार का एक्सीडेंट हो गया था और तभी रिची को अपने फैमिली के
एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है। ये सोचकर रिची काफी दुखी हो जाता है। वो अपने घर जाता है और शराब पीता है। और वहीं दूसरी तरफ हम किलर को देखते हैं जो आज एक और नया टॉय निकालता है। इसका मतलब आज वो किसी और का मर्डर करने वाला था। और इधर हम देखते हैं रिची के पास अम्पायरों का कॉल आता है। तो रिची बताता है कि मेरे कमिश्नर दोस्त ने बोला है कि ये बस एक एक्सीडेंट का केस है और इसमें कोई मर्डर जैसा सीन ही नहीं है। तो अम्पायरों बोलती है कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसका मर्डर हुआ था और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा इस इन्वेस्टिगेशन में साथ दो। तो रिची बोलता है मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और मेरी राय मानो तो तुम भी इन सब चीजों को भूल जाओ। अब एम्पायरों नाराज होकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डोमिंगो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उम्र में तो बूढ़ा होता है लेकिन होटल में जाता है और अपने लिए एक कॉल गर्ल को कॉल करता है। और तभी हम देखते हैं उस किलर को। वो किलर भी उसी होटल में आता है और वॉशरूम में जाकर एक येलो कलर का ड्रेस पहनता है। अब किलर डोमिंगो के रूम में जाता है। उस समय डोमिंगो बाथटब में नहा रहा होता है। किलर उसके सामने खड़ा होता है। वो देखकर उससे पूछता है तुम कौन हो, और तब तक किलर अपना फायर गन ऑन करता है और डोमिंगो को वही जिंदा जला देता है। अब हम देखते हैं कमिश्नर अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर जाता है तो देखता है कि डेड बॉडी के हाथ में वो छोटा सा टॉय रखा होता है। अब उसे रिची की बात याद आती है क्योंकि रिची ने बताया था कि अम्पायरों ने उस डेड बॉडी के हाथ में एक टॉय देखा था। अब कमिश्नर रिची को कॉल करता है और उसको बताता है कि आज एक और आदमी को जलाकर मारा गया और उसके हाथ में भी वही टॉय था। तो रिची एम्पायरों से मिलने जाता है और उसको बताता है कि आज एक और आदमी का सेम तरीके से मर्डर हुआ और उसके हाथ में भी वही टॉय था। और बताता है आज जो मारा गया उसका नाम डोमिंगो है और वो वर्कर्सल के लिए काम करता था। और जानती है कहाँ? 1992 में सीरिया में हुए एक एक्सपो में। फिर रिची एम्पायरों को एक फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें 5 लोग होते हैं जिसमें से 2 मारे जा चुके थे और बताता है कि ये तस्वीर 30 साल पुरानी है। जब एम्पायरों उस फोटोग्राफ को देखती है तो नोटिस करती है उनमें से एक तस्वीर वहाँ के होम मिनिस्टर की थी। और अब हम किलर को देखते हैं। किलर के पास भी वही सेम फोटोग्राफ था और हम देखते हैं किलर 2 लोगों के ऊपर कट का निशान लगा चुका था। इसका मतलब बाकी लोग भी उसके टारगेट थे। अब इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें पास्ट का समय दिखाया जाता है। समय होता है 2017 का और हम रिची को देखते हैं। रात का समय होता है और रिची पूरी तरह से नशे में होता है और साथ ही रिची काफी निराश भी होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी पूरी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तो रिची फ्लाईओवर के ऊपर चढ़कर सुसाइड करना चाहता था। तभी हम देखते हैं अल्वारो आ जाता है। वो रिची को संभालता है। उससे बोलता है मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तुम मेरी मदद करोगे क्या? वो रिची को वहाँ से ले जाता है और बोलता है मेरी कार को धक्का मारो। हालांकि उसकी कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस वो रिची को वहाँ से लाना चाहता था। अब वो रिची को अपनी कार में बैठाकर लेकर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और हम देखते हैं रिची और एम्पायरों कमिश्नर से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। लेकिन जब रिची कमिश्नर के केबिन में जाता है तो देखता है उसके फ्रेंड मनचादो की जगह पर वहाँ कोई और होता है। उससे पूछता है कि मनचादो कहाँ है? वो बोलता है मैं हूँ रोबाल्डो, यहाँ का नया कमिश्नर, और उनका तो कल ही ट्रांसफर हो गया। तो रिची कमिश्नर के केबिन से बाहर आता है और अपने फ्रेंड मनचादो को कॉल करता है और उससे पूछता है कि एकाएक तुम्हारा ट्रांसफर क्यों हो गया? तो बताता है मेरा प्रमोशन हुआ है और इसके लिए ज्यादा दिमाग मत लगा। तो रिची बोलता है मैं तुम्हारे मोबाइल पर एक फोटोग्राफ भेज रहा हूँ, जरा देखो उसे। तो मनचादो फोटोग्राफ देख लेता है लेकिन रिची से बोलता है अभी मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, मैं बाद में देखूंगा। तो रिची बताता है हमारे होम मिनिस्टर की जान खतरे में है। तो मनचादो बोलता है देख अभी केस मैं नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों नए कमिश्नर से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि होम मिनिस्टर की जान खतरे में है। तो कमिश्नर बोलता है पूरी बात डिटेल में बताओ। तो रिची कमिश्नर को वो फोटोग्राफ दिखाता है जिसमें 5 लोग होते हैं और उन्हें बताता है इन 5 लोगों ने 1992 में एक्सपो को अंजाम दिया था। इसमें से 2 लोग 1 हफ्ते के अंदर मारे जा चुके हैं और दोनों लोगों के हाथ में किलर ने मरने के बाद एक टॉय छोड़ा है। तो कमिश्नर उन दोनों को तसल्ली दिलाता है और बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग इस बात का जिक्र किसी से नहीं करोगे और मैं अभी होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, शायद वो लोग बाद में तुमको कांटेक्ट करेंगे। अब रिची और एम्पायरों कमिश्नर के केबिन से बाहर आते हैं। तो रिची एम्पायरों से बोलता है मैं अपना फोन कमिश्नर के टेबल पे भूल आया। वो दोबारा कमिश्नर के केबिन में जाता
है और उसको बोलता है, मुझे पता है कि तुमने अपने टैबलेट पर कुछ भी नहीं नोट किया और मैं जानता हूँ ना तो तुम खुद कोई एक्शन लोगे और ना ही होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म करोगे। अब कमिश्नर नाराज होता है और रिची को बोलता है कि मैं तुम लोगों से शराफत से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दोस्त की कंडीशन अच्छी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस केस का 92 के एक्सपो से कुछ लेना देना है, क्योंकि जो 2 लोग मारे गए उन दोनों ने मिलकर रियल एस्टेट में हजारों लोगों को चूना लगाया था, तो हो सकता है किलर उनमें से कोई एक हो। और तुम क्या चाहते हो कि तुम 2 पैग लगा कर आओगे और कुछ भी बोलोगे, मैं मान लूंगा। अब रिची वहाँ से बाहर आता है। अब रिची अपने घर जाता है और अपने कमरे की सफाई करता है और उसके बाद वो मेमोरी कार्ड जो उसने सीसीटीवी कैमरे से निकाली थी अब उसको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करता है। वो देखता है कि धमाके के बाद एक नकाबपोश आदमी उस बिल्डिंग से बाहर जाता है और हम देखते हैं तभी एम्पारो भी रिची के घर आती है और रिची से बोलती है, उन 5 लोगों के बारे में मैंने पता लगाया, 2 मारे जा चुके हैं और एक तो अपना होम मिनिस्टर है और बाकी बचे 2, जिसमें से चौथा जिसका नाम जमरानो है वो अभी सीरिया के एक ओल्ड एज होम में रहता है और 5वां है फर्नांडो विक्टोरिया जिसका सीरिया में एक IT कंपनी है। और मुझे लगता है कि हमें सीरिया चलना चाहिए और उन लोगों की जान बचानी चाहिए। तो रिची बोलता है ये पुलिस वालों का काम है और उनको अपना काम करने दीजिए। तो एम्पारो बोलती है, तुम चलो या ना चलो मैं तो सीरिया जरूर जाऊंगी। तो रिची बोलता है, आप ऐसे सीरिया नहीं जा सकती, वहाँ आपकी जान को खतरा होगा। मेरी जिंदगी में तो कोई नहीं है लेकिन आपकी लाइफ में आपका बेटा है, आपको उसके बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। तो एम्पारो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिची होम मिनिस्टर से मिलने एक फंक्शन में पहुँचता है। आज होम मिनिस्टर ने एक बुक भी लॉन्च किया था तो लोग होम मिनिस्टर का ऑटोग्राफ उस बुक पर ले रहे होते हैं। जब रिची होम मिनिस्टर के पास पहुँचता है तो उनसे बोलता है कि ग्रेन हैरो और वर्कार्सल की मौत कोई हादसा नहीं था और उस फोटो में आप भी हो तो अगला नंबर आपका हो सकता है। और तभी मिनिस्टर के गार्ड उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो रिची का उनसे हाथापाई हो जाता है और इसके बाद रिची को अरेस्ट कर लिया जाता है। और वही दूसरी तरफ हम एम्पायरो को देखते हैं जो सीरिया पहुंचती है और वो सीधा विक्टोरिया के ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ की रिसेप्शनिस्ट एम्पायरो से बोलती है कि बिना अपॉइंटमेंट के आप विक्टोरिया से नहीं मिल सकते। तो एम्पायरो बोलती है, कोई बात नहीं, मैं एक नोट लिख के देती हूँ, आप उनको देना और एक मैसेज देना, वालकर्सल वाले हादसे में मेरे हस्बैंड की भी मौत हुई थी। अब एम्पायरो जैसे ही आगे बढ़ती है एक सफाई कर्मी एम्पायरो को बोलती है कि आपके पति के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ, लेकिन आप यहाँ से चली जाओ, आपको यहाँ कुछ भी नहीं मिलने वाला। और फिर वो सफाई कर्मी औरत आगे बढ़ जाती है। ये बात एम्पायरो को थोड़ी अजीब लगती है और इधर हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट विक्टोरिया को एम्पायरो का लिखा हुआ और नोट देती है। अब एम्पायरो उसके ऑफिस से बाहर आती है और रिची को कॉल करके बताती है कि मैं अभी सीरिया में हूँ और मैं विक्टोरिया से मिलने की कोशिश की लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाई। और तभी एम्पायरो देखती है वो सफाई कर्मी औरत जो उसे अभी ऑफिस के अंदर रोक रही थी वो जा रही होती है। तो एम्पायरो उसका पीछा करती है। वो औरत भागती हुई 92 वाले एक्सपो की जगह पे जाती है और एम्पायरो उसका पीछा करती हुई वहाँ पहुँच जाती है। तो औरत उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तो एम्पायरो बोलती है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को किसने मारा। तो एम्पायरो वो फोटोग्राफ उसे दिखाती है। तो औरत बोलती है, मिस्टर विक्टोरिया के अलावा किसी को नहीं जानती। तो एम्पायरो बोलती है, तुम मिस्टर विक्टोरिया को मेरा मैसेज दे सकती हो और नहीं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ही दे दो। वो औरत मना करती है और बोलती है, तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम नहीं जानती हो ये जगह खतरनाक है, यहाँ पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, जैसे 92 में उस जहाज का डूबना और आग लगना, उसके अलावा भी बहुत कुछ। अब एम्पायरो अजमरानो से मिलने ओल्ड होम जाती है तो देखती है उसकी मानसिक कंडीशन अच्छी नहीं होती। वो बोलता है वो रॉकेट के नीचे है और उसमें आग लगानी होगी और वो कुछ आर्यन का नाम लेता है। इसके बाद वो एम्पायरो का हाथ पकड़ लेता है। एम्पायरो वहाँ से मुश्किल से भागती है। तभी हम देखते हैं उस किलर को। इस बार किलर ने मास्क नहीं पहना होता है और हम देखते हैं उसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है। और वही हम देखते हैं अजमरानो को इंजेक्शन लगाया जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और जब स्वास्थ्य कर्मी अजमरानो को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं तभी वहाँ किलर आ जाता है और अपनी गन को असेंबल करता है और उसको जिंदा जला देता है। ये सीन देखने में काफी भयानक होता है और किलर उसको मारने के बाद उसके हाथ में वही टॉय रख के चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कमिश्नर को देखते हैं जब उसको एक खबर मिलती है कि ओल्ड एज होम में जैमरानो को जिंदा जलाकर मारा गया और मारने के बाद किलर ने उसके हाथ में भी वही टॉय रखा था। अब कमिश्नर रिची को आजाद कर देता है और उससे बोलता है कि बाकी कौन बचा है और उससे पूछता है कि पूरी बात बताओ। तो रिची उसको बताता है कि अभी 2 लोग और बचे हुए हैं, एक होम मिनिस्टर और दूसरा
फर्नांडो विक्टोरिया जो IT कंपनी का मालिक है और हमें इन दोनों को इन्फॉर्म करना होगा। तो कमिश्नर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसे किसने रुकवाया होगा और तुम्हारे दोस्त मनचादो का ट्रांसफर किसने करवाया होगा? ये सब उस मिनिस्टर ने ही तो कराया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं और वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पुराने केस इस टाइम बाहर आए। तो इसलिए अब कोई बेवकूफी भरा कदम मत उठाना, कुछ भी करना तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब रिची अपना मोबाइल फोन ऑन करता है तो उसे एम्पारो का वो वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो बताती है कि वो सीरिया में है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एम्पारो को देखते हैं जो रात में वही एक्सपो वाली जगह पर घूम रही होती है। तब तक उसकी नजर उस किलर पर पड़ती है, वो उसको आवाज लगाती है, वो भागने लगता है। तभी वो बोलती है, मैंने आज तुम्हें ओल्ड होम में देखा था। अब वो किलर एम्पारो को दौड़ाने लगता है, एम्पारो वहाँ से भागती है। तभी उसके सामने वो सफाई कर्मी औरत आ जाती है। तो एम्पारो अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है। वो देखती है किलर उसके पास आ रहा था, अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तो एम्पारो उतनी ऊंचाई से नीचे पानी में जंप लगा देती है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।